हल्की ठंड के बीच अर्पिता का मन किसी अनजाने डर से सिहर रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका जीवन इस कदर सवालों और तानों से भर जाएगा। जिस घर को वो अपना समझ कर आई थी, वही घर अब उसे हर रोज अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा कर देता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे ही वो रसोई से पानी का गिलास लेकर बाहर आई, उसके ससुर कमलेश जी ने बिना किसी भूमिका के कड़वे शब्द उछाल दिए। बहू, जब अक्ल बांटी जा रही थी तब तुम घास चरने चली गई थी क्या? ये सुनते ही अर्पिता के हाथ कांप गए, आंखें झुक गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिसकी सजा उसे इस तरह दी जा रही है। डरते डरते उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ पापा जी, आपने ऐसा क्यों कहा? लेकिन उसके इस सवाल ने जैसे आग में घी डाल दिया हो। कमलेश जी की आवाज और ऊंची हो गई। कल तुम मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी होकर गोलगप्पे खा रही थी। जरा सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? लोग क्या कहेंगे कि मेरे घर की बहू सड़क पर खड़ी होकर खा पी रही है। अर्पिता की आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया कि कल तो राहुल ही उसे वहां ले गया था, लेकिन वो कैसे कहती? ससुर के सामने बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसे लगा जैसे उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी गलती बनती जा रही हो। तभी पीछे से एक मजबूत आवाज आई, पापा, शर्म तो आपके बेटे के अंदर नहीं है, क्योंकि गोलगप्पे खिलाने मैं ही अर्पिता को ले गया था। शर्मा अंकल के गोलगप्पे मशहूर हैं बस उसी वजह से। राहुल की बात सुनकर कमलेश जी का चेहरा तमतमा गया। बिना कुछ बोले वे अपने कमरे में चले गए और अंदर जाकर अपनी पत्नी से अर्पिता की शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया। उस दिन अर्पिता समझ गई कि इस घर में उसकी हर हंसी पसंद, हर छोटी सी खुशी भी अपराध है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन हालात नहीं बदले। कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाता तो कभी कम। कभी वो बाहर निकल जाती तो ताने, कभी चुप भी रहती तो भी ताने। सास ससुर को जैसे उसकी हर सांस से शिकायत थी, लेकिन इन सब के बीच एक सहारा था, राहुल। वो हर बार अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माँ बाप अर्पिता के साथ अन्याय कर रहे हैं। फिर भी अर्पिता के मन में एक सवाल लगातार गूंजता रहता, क्या एक दिन ये साथ भी कमजोर पड़ जाएगा? क्या राहुल उसकी ढाल बनकर उसे टूटने से बचा पाएगा? रात गहराने लगी थी, लेकिन अर्पिता की आंखों में नींद नहीं थी। छत की ओर ताकते हुए वो हर उस बात को याद कर रही थी जो दिन भर उसके कानों में जहर की तरह घोली गई थी। सास ससुर की नज़र में वो ना कभी समझदार बन पाई थी और ना ही घर की इज्जत का मतलब समझने वाली बहू बन पाई। उनके लिए तो हर बात में बस अर्पिता की गलती ही दिखाई देती थी। आज रात भी खाना खाते समय सास ने ताना मारा था, आजकल की लड़कियां घर में कम और बाहर ज्यादा रुचि लेती हैं। बहू बनकर आई हो या मेहमान। ये सुनकर अर्पिता का कौर गले से नीचे नहीं उतरा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसे लगा जवाब देगी तो बात और बिगड़ेगी, चुप रहेगी तो शायद सब अपने आप शांत हो जाएगा। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी चुप्पी ही उन्हें और हिम्मत दे रही है। अगली सुबह जैसे ही वो रसोई में पहुंची, सास की तीखी आवाज फिर कानों में पड़ी, चाय में शक्कर कम क्यों है? तुम्हें समझ नहीं आता कि इस घर में कौन कैसी चाय पीता है? अर्पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप चाय दोबारा बनाई। उसे लगा जैसे हर दिन एक परीक्षा है और वो हर बार फेल घोषित कर दी जाती है। घर के छोटे छोटे काम भी उसके लिए बोझ बनते जा रहे थे, क्योंकि हर काम के साथ एक ताना जुड़ा होता। कभी कपड़ों के रंग पर सवाल, तो कभी उसकी हंसी पर टिप्पणी। बहुत ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं, लोग उंगली उठाते हैं। इन सब के बीच राहुल का साथ उसके लिए मरहम जैसा था। ऑफिस से लौटते ही वो उसकी आंखों में छिपा दर्द पहचान लेता। उस दिन भी उसने पूछा, आज फिर कुछ कहा गया है क्या? अर्पिता ने मना कर दिया, लेकिन उसकी भीगी आंखें सच बयां कर रही थी। राहुल का मन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि माता पिता को कैसे समझाए कि अर्पिता कोई अपराधी नहीं बल्कि इस घर की बहू है जिसे सम्मान चाहिए। वो हर बार सोचता आज बोलूँगा, आज बात साफ करूँगा, लेकिन माँ बाप का मान उसे रोक देता। एक दिन बात तब बढ़ गई जब सास ने पड़ोस की औरतों के सामने अर्पिता पर उंगली उठा दी। आजकल बहू को बाहर घूमने का बड़ा शौक है। अर्पिता वहीं खड़ी पत्थर बन गई। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके चरित्र पर सवाल कर रही हो। राहुल ने ये देखा तो उसका सब्र टूट गया। उसने पहली बार सख्त आवाज में कहा, माँ, अर्पिता कहीं गलत जगह नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो मेरी इजाजत से। घर में सन्नाटा छा गया। सास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में नफरत और गहरी हो गई। उस दिन अर्पिता समझ गई कि राहुल का साथ उसे ताकत तो देता है, पर इसके बदले घर में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। रात को अकेले बैठकर अर्पिता ने खुद से सवाल किया, क्या उसे हर बात सहते रहना चाहिए? क्या बहू होना मतलब अपनी पहचान खो देना है? वो जानती थी कि अगर आज नहीं बोली तो ये चुप्पी उसे अंदर ही अंदर तोड़ देगी, लेकिन बोलने का साहस जुटाना भी आसान नहीं था। वो दुविधा में थी, सम्मान मांगे या रिश्तों की डोर बचाए। और यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ने लगी जहां हर फैसला उसकी किस्मत बदल सकता था। उस दिन के बाद घर का माहौल और ज्यादा भारी हो गया था। सास की आंखों में अब सिर्फ ताने नहीं बल्कि एक अजीब सी चालाकी उतर आई थी, जैसे वो हर पल किसी मौके की तलाश में रहती हूँ। अर्पिता को नीचा दिखाने का, उसे ये एहसास दिलाने का कि वो इस घर में बोझ है। सुबह से लेकर रात तक हर काम में कमी निकाली जाती। कभी कहा जाता कि बहू को घर संभालना नहीं आता, तो कभी ये कि आजकल की लड़कियां सिर्फ अपने मायके से संस्कार लेकर आती हैं, ससुराल का सम्मान करना नहीं जानती। अर्पिता हर बात चुपचाप सुनती, लेकिन अब ये चुप्पी उसके भीतर कांटे की तरह चुभने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझा जा रहा है। एक दिन सास ने जानबूझकर मोहल्ले की औरतों के सामने बात छेड़ दी, हमारी बहू को तो बाहर घूमने का बड़ा शौक है, घर के कामों से ज्यादा गोलगप्पे याद रहते हैं। ये कहते हुए उन्होंने मुस्कान ओढ़ ली, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी चोट अर्पिता ने साफ महसूस की। सब औरतें हंसने लगी और अर्पिता वहीं खड़ी होकर जमीन में गड़ती चली गई। उस पल उसे लगा जैसे उसकी इज्जत सबके सामने नीलाम हो रही है। घर लौटते समय उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने राहुल से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन राहुल को सब समझ में आ रहा था। उसने देखा कि अर्पिता अब पहले जैसी नहीं रही, ना खुलकर हंसती थी, ना अपनी कोई बात साझा करती थी। उस शाम उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक तो हो? अर्पिता कुछ पल चुप रही, फिर पहली बार उसकी आवाज में दर्द साफ झलक पड़ा। मैं ठीक होने का नाटक कर रही हूँ राहुल। ये सुनकर राहुल का दिल भर आया। उसने अर्पिता का हाथ थामते हुए कहा कि वो अब और नहीं सह सकता कि उसके माँ बाप उसकी पत्नी को इस तरह तोड़ते रहे। लेकिन अर्पिता डर गई। उसे लगा अगर राहुल खुलकर बोलेगा तो घर में आग लग जाएगी और उस आग में सबसे पहले वही जलेगी। उसी रात अर्पिता देर तक जागती रही। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। बेटी सम्मान मांगने से नहीं, अपने आत्मविश्वास से मिलता है। पहली बार उसने सोचा कि शायद उसे अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। अगली सुबह जब सास ने फिर ताना मारा, बहू तुम्हें घर की मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं, तो अर्पिता ने हल्की सी लेकिन साफ आवाज में कहा, माँ जी, मैंने कभी इस घर की मर्यादा तोड़ी नहीं, बस इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। सास को उम्मीद नहीं थी कि अर्पिता कभी जवाब देगी। ससुर ने कड़ी नजर से देखा और राहुल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उभर आया। ये छोटा सा विरोध था, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े थे। अर्पिता जानती थी कि अब रास्ता आसान नहीं रहेगा। सास ससुर का व्यवहार और सख्त हो सकता है, बातें और ज्यादा चुभ सकती थी, मगर उस दिन उसने ये भी महसूस किया कि सम्मान की पहली सीढ़ी खुद के लिए
आवाज़ उठाने से ही शुरू होती है और यहीं से इस कहानी में एक नया अध्याय खुलने वाला था, जहां अर्पिता सिर्फ सहने वाली बहू नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी एक औरत बनने वाली थी। अर्पिता के उस छोटे से जवाब के बाद घर में जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। सास अब सीधे ताने नहीं मारती थी बल्कि मीठे शब्दों में जहर घोलने लगी। उनकी हर बात में बनावट की मुस्कान होती और आंखों में कुछ ऐसा जो अर्पिता को अंदर तक डरा देता। वो समझ गई थी कि ये शांति अस्थायी है। ससुर कमलेश जी भी अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगे थे, लेकिन उनकी चुप्पी में नाराजगी और कठोरता साफ झलकती थी। अर्पिता हर कदम फूंक फूंक कर रखने लगी, फिर भी उसे लगता था कि वो कुछ भी कर ले इस घर में उसकी गलती ढूंढ ही ली जाएगी। एक दोपहर सास ने जानबूझकर पड़ोसन को बुलाया और अर्पिता से कहा, बहू जरा चाय बना देना। अर्पिता ने बिना कुछ कहे चाय बना दी, लेकिन जैसे ही वो ट्रे लेकर आई, सास ने ऊंची आवाज में कहा, देखो भाभी, आजकल की बहुएं बस दिखावा करती हैं, घर के काम में मन नहीं लगता। पड़ोसन की नजरें अर्पिता पर टिक गई। अर्पिता ने पहली बार महसूस किया कि उसकी चुप्पी अब उसे बचा नहीं रही, बल्कि हर बार उसे और अकेला कर रही है। उस दिन राहुल घर लौटा तो अर्पिता की आंखें सूजी हुई थी। राहुल ने बिना सवाल किए समझ लिया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। रात के खाने के बाद सास ने कमलेश जी के सामने बात रखी, आपके बेटे की वजह से बहू सिर पर चढ़ गई है, अब तो जवाब भी देने लगी है। कमलेश जी का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने राहुल को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है, बहू को ज्यादा आजादी दी तो यही होगा। राहुल पहली बार शांत नहीं रहा। उसने गहरी सांस ली और कहा, पापा, आजादी नहीं, इंसान होने का हक दिया है। अर्पिता ने कभी इस घर का अपमान नहीं किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्पिता ने राहुल को इस तरह बोलते पहले कभी नहीं देखा था। उसे डर भी लगा और गर्व भी। उसी रात अर्पिता ने राहुल से कहा, अगर मेरी वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं तो। वो आगे नहीं बोल पाई क्योंकि राहुल ने उसकी बात बीच में रोक दी। रिश्ते झूठ पर टिके हों तो टूटना ही बेहतर है। ये वाक्य अर्पिता के दिल में उतर गया। उसे लगा कि वो अकेली नहीं है, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि अब हालात और बिगड़ सकते हैं। सास ससुर चुप बैठने वाले नहीं थे। उनकी साजिशें अब खुलकर सामने आने वाली थी। अगली सुबह सास ने मायके फोन कर दिया और शिकायतों की झड़ी लगा दी। हमारी बहू जिद्दी है, बात बात पर जवाब देती है। अर्पिता को जब ये पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी छवि हर जगह बिगाड़ी जा रही है। फिर भी उस दिन उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी मजबूती महसूस की। वो जान चुकी थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये लड़ाई अब सिर्फ तानों की नहीं, सम्मान की बन चुकी थी। सास का मायके में किया गया वो फोन अर्पिता के लिए किसी अदृश्य वार से कम नहीं था। अगले ही दिन उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आई, बेटा सब ठीक तो है ना? तुम्हारी सास ने कहा कि तुम जिद्दी हो गई हो, घर का माहौल बिगाड़ रही हो। अर्पिता कुछ पल चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे बताए कि सच क्या है और झूठ कैसे परोसा जा रहा है। उसने बस इतना कहा, माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फोन रखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसकी छवि एक एक करके सबकी नजरों में धुंधली की जा रही है। इसी बीच सास ससुर ने एक नई चाल चली। उस दिन घर में कुछ रुपए गायब हो गए। सास ने पूरे घर में शोर मचा दिया। पैसे कहाँ गए और उनकी नजर सीधे अर्पिता पर टिक गई। बिना कोई सबूत, बिना कोई सवाल, बस आरोप। आजकल बाहर जाने लगी है, कौन जाने कहाँ खर्च कर दिए होंगे। सास ने ताना मारा। अर्पिता को लगा मानो जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ये आरोप सिर्फ चोरी का नहीं था, ये उसके चरित्र और ईमानदारी पर हमला था। उसकी आवाज कांप गई, माँ जी, मैंने पैसे नहीं लिए। लेकिन उसकी सफाई जैसे किसी ने सुनी ही नहीं। कमलेश जी ने सख्ती से कहा, इस घर में नियम है, अगर भरोसा तोड़ोगी तो अंजाम भी भुगतना पड़ेगा।
अर्पिता ने महसूस किया कि ये सिर्फ उसे डराने की कोशिश नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह तोड़ने की योजना है। उस शाम जब राहुल घर आया और उसे सारी बात पता चली, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने बिना देर किए कहा, पैसे मैं लेकर गया था पापा, मैंने आपको बताया नहीं, मेरी गलती है। घर में फिर सन्नाटा छा गया। सास की आंखों में झेप थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो चुप रही, मगर उनकी चुप्पी भी एक साजिश जैसी लग रही थी। रात को राहुल और अर्पिता देर तक बात करते रहे। अर्पिता की आवाज में थकान थी। आज अगर तुम सच ना बताते तो मुझे चोर बना दिया जाता। राहुल ने उसके हाथ थाम लिए। मैं तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब ये घर तुम्हें सम्मान नहीं दे पा रहा, तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। ये सुनकर अर्पिता का दिल बैठ गया। वो इस घर को छोड़ने की बात सोच भी नहीं पाई थी। उसके मन में डर था, समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या सोचेंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये था, क्या वो रोज रोज ऐसे ही अपमान सहकर जिंदा रह पाएगी। अगले दिन सास ने फिर से व्यंग किया, आजकल की लड़कियां बहू कम और मेहमान ज्यादा बन जाती हैं। इस बार अर्पिता चुप नहीं रही। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं मेहमान नहीं हूं और चोर भी नहीं। अगर इस घर में मेरी सच्चाई की कोई कीमत नहीं, तो मुझे खुद को बचाना होगा। ये सुनकर राहुल की आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। उसे पता था कि अब बात एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पीछे लौटना आसान नहीं होगा। उस रात अर्पिता एकटक दरवाजे को देखती रही, जैसे वही दरवाजा उससे सवाल कर रहा हो, क्या सच में तुम इसे पार कर पाओगी। वो दहलीज जिसे पार करके वो इस घर में बहू बनकर आई थी, आज वही दहलीज उसके आत्मसम्मान की परीक्षा बन गई थी। राहुल चुपचाप उसके पास बैठा था। दोनों के बीच शब्द नहीं थे, लेकिन मन में तूफान था। बाहर समाज का डर था, भीतर टूटता हुआ धैर्य। अर्पिता जानती थी कि अगर आज उसने खुद के लिए फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में वो सिर्फ एक नाम की बहू बनकर रह जाएगी, बिना आवाज, बिना पहचान की। सुबह होते ही सास ने फिर ताना मारा, आजकल की बहुएं मायके जाने का बहाना ढूंढती रहती हैं। ये सुनकर अर्पिता ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने राहुल की ओर देखा और धीमे से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना होगा। राहुल ने बिना हिचक कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही सास ससुर भड़क उठे। कमलेश जी ने कहा, ये घर छोड़कर जाना इतना आसान नहीं है, लोग क्या कहेंगे। राहुल ने पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, लोगों से ज्यादा जरूरी मेरी पत्नी का सम्मान है। घर में हंगामा मच गया। रिश्तेदारों को फोन किए गए, तरह तरह की बातें फैलने लगी। बहू जिद्दी है, बेटे को बहका रही है। अर्पिता चुपचाप ये सब सुनती रही। हर शब्द उसके दिल को चीरता था, लेकिन वो अब टूट नहीं रही थी। उसने अपने कपड़े समेटे और अब दहलीज पार की तो उसके कदम कांपे जरूर, लेकिन रुके नहीं। उसे लगा जैसे वो अपने ही अस्तित्व को बचाकर बाहर निकल रही हो। मायके पहुंचकर भी मुश्किलें कम नहीं हुई। माँ ने चिंता भरी नजर से देखा, बेटा सब ठीक हो जाएगा ना। अर्पिता ने पहली मुस्कान के साथ कहा, माँ मैंने पहली बार अपने लिए खड़ा होना सीखा है। राहुल ने वहां भी उसका साथ नहीं छोड़ा। समाज की बातें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें, सब कुछ चलता रहा। कुछ लोग अर्पिता को दोष देते तो कुछ राहुल की हिम्मत की सराहना करते। इन सब के बीच अर्पिता खुद को मजबूत बनाना सीख रही थी। उसने महसूस किया कि सम्मान कोई भीख नहीं बल्कि अधिकार है, और अगर उस अधिकार के लिए किसी दरवाजे से बाहर निकलना पड़े तो वो भी गलत नहीं। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था, क्या ये दूरी रिश्तों को सहेज पाएगी या उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देगी। ये फैसला सिर्फ आज का नहीं था, ये उसके पूरे भविष्य को आकार देने वाला था। मायके आए हुए अर्पिता को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक लंबी सांस ली हो। वहां कोई ताना नहीं था, कोई शक नहीं, फिर भी उसका मन पूरी तरह शांत नहीं था। रिश्ते भले ही उससे दूर हो गए हों, लेकिन सवाल अभी भी उसके साथ थे। सुबह उठते ही माँ की धीमी आवाज, चाय की सौंधी खुशबू और घर का अपनापन उसे सुकून देता। पर हर शाम ढलते ही उसके दिल में वही डर सिहर उठता,
क्या उसका ससुराल उसे कभी अपनाएगा? क्या उसे हमेशा ही गलत बहू की तरह देखा जाएगा? राहुल रोज ऑफिस से लौटकर उससे बात करता। उसकी आवाज में थकान होती क्योंकि घर लौटने पर उसे माँ बाप के सवालों और नाराजगी का सामना करना पड़ता था। कमलेश जी हर बात में यही कहते, तुम्हारी वजह से हमारी नाक कट गई। सास भी अपने ताने नहीं रोकती, बहू को सिर चढ़ाने का नतीजा देख लो। राहुल ये सब सुनता, लेकिन पहली बार उसे लगने लगा था कि माता पिता की बातों में इंसाफ नहीं, सिर्फ अहंकार है। वो अब दोनों के बीच खड़ा नहीं रह पा रहा था। या तो सच के साथ खड़ा होता या झूठ की चुप्पी ओढ़ लेता। इसी बीच अर्पिता ने खुद को मजबूत करने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी ऑनलाइन नौकरी शुरू की ताकि किसी पर बोझ ना बने। काम में मन लगाते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, बल्कि अपने आत्मसम्मान को वापस पाने का रास्ता था। माँ उसे देखती और मन ही मन दुआ करती, काश उसके ससुराल वाले उसकी कीमत समझ पाते। एक दिन राहुल अर्पिता के घर आया। उसकी आंखों में थकान और निर्णय दोनों थे। उसने अर्पिता से कहा, माँ पापा बदलेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। अर्पिता चुप रही। वो समझ रही थी कि राहुल के लिए ये कितना मुश्किल है। वो जानती थी कि अगर वो राहुल पर दबाव डालेगी तो वो टूट सकता है। इसीलिए उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे फैसला जो भी हो। इसी बीच सास ससुर के घर में भी कुछ बदल रहा था। अर्पिता के जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि घर की रौनक कहीं खो गई। छोटी छोटी बातों पर बहू को दोष देने की आदत अब एक खालीपन में बदलने लगी थी। पड़ोसियों के सवाल चुभने लगे, बहू कहाँ है? कमलेश जी पहली बार सोचने लगे, क्या सच में गलती बहू की थी या उन्होंने अपने अहंकार में सब कुछ बिगाड़ दिया? दूरी ने सच को उजागर करना शुरू कर दिया था। अर्पिता अपने भीतर मजबूत हो रही थी। राहुल अपने फैसलों को तोड़ रहा था और सास ससुर अपने व्यवहार पर सवाल करने लगे थे। लेकिन क्या ये सवाल पश्चाताप में बदल पाएंगे या अहंकार फिर जीत जाएगा? इस दूरी ने रिश्तों को तोड़ा नहीं था, बल्कि उन्हें आईना दिखाया था। समय बड़ा अजीब होता है, जो इंसान को वो सब दिखा देता है जिससे वो देखने से भागता रहा हो। अर्पिता के मायके जाने के कुछ ही हफ्तों में कमलेश जी और उनकी पत्नी ने महसूस किया कि घर अब पहले जैसा नहीं रहा। रसोई में सन्नाटा था, आंगन में चहल पहल नहीं थी और हर कोने में एक अजीब सा खालीपन पसरा हुआ था। पहले जिन बातों पर वे रोज बहू को टोकते थे, अब वही बातें उन्हें खुद चुभने लगी थी। सास जब चाय बनाती तो अक्सर सोचती, अर्पिता होती तो बिना कहे सब समझ जाती। पड़ोसियों के सवाल अब सीधे दिल में चुभते थे। बहू दिख नहीं रही आजकल, हर बार कोई न कोई बहाना बना दिया जाता, लेकिन सच उनसे छुपा नहीं रह पा रहा था। कमलेश जी को ऑफिस में भी चैन नहीं मिल पा रहा था। वही ऑफिस जिसके बाहर गोलगप्पे खाने पर उन्होंने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। आज वहीं खड़े होकर उन्हें याद आ रहा था कि गलती अर्पिता की नहीं, बल्कि उनकी सोच की थी। अहंकार की मोटी परत धीरे धीरे दरकने लगी थी। इसी दौरान एक दिन कमलेश जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल की भाग दौड़ में उन्हें एहसास हुआ कि घर संभालने वाली बहू कितनी अहम होती है। राहुल दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा और सास की आंखों में पहली बार डर और पछतावा एक साथ दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से पूछा, अर्पिता कैसी है? ये सवाल छोटा था, लेकिन इसके पीछे छुपी भावना बड़ी थी। राहुल ने बस इतना कहा, वो ठीक है माँ। अर्पिता को जब ये खबर मिली तो उसके मन में कई भाव उमड़ पड़े, दर्द, चिंता और वो अपनापन जिसे वो चाहकर भी नकार नहीं पा रही थी। उसने तुरंत हाल चाल पूछने को कहा, लेकिन अंदर कहीं ये डर भी था, क्या ये बदलाव सच्चा है या फिर हालात की मजबूरी। उसने खुद से कहा, मैं फिर से टूटने नहीं जाऊंगी। कमलेश जी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी बेटी जैसी बहू को याद कर रहे थे। उन्हें अपनी बातें, अपने ताने, अपनी शक्ति सब याद आने लगी। पहली बार उन्हें लगा कि अनुशासन के नाम पर उन्होंने इंसानियत को कुचल दिया। सास भी रात को अकेले बैठकर रो पड़ी। उन्हें एहसास हुआ कि बहू को नीचा दिखाकर उन्होंने अपने ही बेटे का घर उजाड़ दिया। राहुल दोनों के बीच पुल बनकर खड़ा था।
वो चाहता था कि अर्पिता लौटे, लेकिन बिना शर्त बिना डर के उसने साफ कह दिया, अगर आप सच में अर्पिता को वापस चाहते हैं तो पहले उसे इंसान की तरह स्वीकार करना होगा। कमलेश जी ने चुपचाप सिर हिला दिया। ये चुप्पी उस गुस्से की नहीं स्वीकार की थी, लेकिन अर्पिता के लिए ये फैसला आसान नहीं था। वो जानती थी कि एक बार फिर लौटना, फिर से भरोसा करना बहुत हिम्मत मांगता है। उसने ठान लिया था कि वो तभी लौटेगी जब सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं व्यवहार में भी दिखेगा। ये कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां पछतावा और परीक्षा आमने सामने खड़े थे। कमलेश जी के अस्पताल से घर लौटने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वही घर जहां कभी अर्पिता की हर बात पर सवाल उठते थे, अब अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। सास अक्सर बिना वजह रसोई में बैठकर सोच में पड़ जाती और कमलेश जी बरामदे में कुर्सी पर बैठे बैठे खाली आंगन को देखते रहते। उन्हें पहली बार समझ आया कि बहू का जाना सिर्फ घर का एक सदस्य कम होना नहीं था, बल्कि उस अपनापन का खो जाना था जो उन्होंने खुद टुकरा दिया था। अहंकार अब बोझ बन चुका था और पछतावा मन में चुपचाप घर कर रहा था। एक शाम कमलेश जी ने राहुल को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ पहले जैसी कठोर नहीं थी, बल्कि उसमें थकान और स्वीकार की झलक थी। उन्होंने कहा, बेटा हमसे गलती हो गई, बहू को समझने की कोशिश ही नहीं की। राहुल का दिल भर आया। ये वही शब्द थे जिनका उसे महीनों से इंतजार था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा अगर आप सच में अर्पिता को वापस चाहते हैं तो ये सिर्फ माफ़ी से नहीं होगा, उसे भरोसा चाहिए, सम्मान चाहिए। कमलेश जी ने सिर झुका लिया। ये झुकना उनके लिए सबसे मुश्किल था। अगले दिन सास ने खुद अर्पिता को फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बजते ही अर्पिता का दिल तेज धड़कने लगा। वो जानती थी कि ये बातचीत उसकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। सास की आवाज़ कांप रही थी, बहू हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, हमें माफ़ कर दो। अर्पिता की आंखें भर आई। उसे इतने महीनों बाद पहली बार लगा कि उसकी पीड़ा को पहचाना जा रहा है, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, माँ जी माफ़ी तब मायने रखती है जब वही गलतियाँ दोहराई ना जाएं। फ़ोन के उस पार सन्नाटा था, लेकिन ये सन्नाटा विरोध का नहीं, स्वीकार का था। राहुल ने अर्पिता के सामने साफ रख दिया, तुम पर कोई दबाव नहीं है, फैसला तुम्हारा होगा। अर्पिता पूरी रात सो नहीं पाई क्योंकि उसके मन में डर था, अगर वो लौट गई और सब पहले जैसा हो गया तो। लेकिन उसे ये भी महसूस हो रहा था कि भागना समाधान नहीं है, शर्तों के साथ खड़ा होना जरूरी है। अगली सुबह उसने राहुल से कहा, मैं लौटूंगी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। राहुल ने राहत की सांस ली। शर्तें साफ थी, ताने और अपमान बंद होंगे, हर बात पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, उसे अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी होगी और सबसे जरूरी, सम्मान शब्दों में नहीं व्यवहार में दिखेगा। राहुल ने ये सारी बातें अपने माता पिता तक पहुंचा दी। सास ससुर के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मान लिया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि अगर वे फिर चूके तो शायद हमेशा के लिए अपने बेटे और बहू को खो देंगे। अर्पिता ने मन ही मन खुद से कहा, मैं डर कर नहीं लौट रही, अपने अधिकार के साथ लौट रही हूँ। ये वापसी पहले जैसी नहीं होने वाली थी। ये वापसी एक नई शुरुआत थी। जिस दहलीज को पार करते हुए कभी अर्पिता का दिल डर से कांपता था, आज उसी दहलीज पर उसके कदम ठहर कर मजबूत हो गए थे। ससुराल के दरवाजे पर खड़ी अर्पिता ने एक गहरी सांस ली। ये वही घर था, वही दीवारें, वही आंगन था, लेकिन आज वो वही लड़की नहीं थी जो कभी हर ताने पर टूट जाया करती थी। आज उसके साथ उसका आत्मसम्मान था और उसके पीछे राहुल का अडिग साथ। दरवाजा खुला तो सामने सास खड़ी थी। उनकी आंखों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि झिझक और उम्मीद दोनों थे। उन्होंने बिना कोई ताना दिए बस इतना कहा, आ जाओ बहू। इतना छोटा सा वाक्य, लेकिन अर्पिता के लिए बहुत बड़ा था। घर के अंदर माहौल बदला बदला सा था, ना कोई सवाल, ना कोई व्यंग। सास ने खुद पानी दिया और कमलेश जी ने पहली बार सीधे आंखों में देखकर कहा, बहुत सारी गलतियां हो गई हमसे बहू। अर्पिता ने सिर झुका लिया। उसे ये दिखावा नहीं चाहिए था, उसे बस स्थिरता चाहिए थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अगर फिर से वही व्यवहार शुरू हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगी। शुरुआती दिन परीक्षा जैसे थे। सास हर बात सोच समझ कर बोलती, कमलेश जी कम बोलते, ज्यादा सुनते।
अर्पिता भी हर पल सतर्क रहती, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। जब वो देर से उठी तो ताना नहीं आया, जब उसने बाहर जाने की बात की तो सवाल नहीं उठे। उसे महसूस हुआ कि शायद ये बदलाव असली है। राहुल के लिए ये सबसे सुकून भरा समय था। उसने देखा कि उसका घर फिर से सांस ले रहा है। एक शाम उसने अर्पिता से कहा, आज तुम्हें हंसते देखा बहुत दिनों बाद। अर्पिता मुस्कुरा दी। उसे एहसास हुआ कि डर के बिना जीना कितना हल्का लगता है। लेकिन जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। समाज के ताने अब भी कभी कभार बाहर से दस्तक देते। बहू मायके क्यों गई थी? इस बार अर्पिता खुद जवाब देती, क्योंकि सम्मान जरूरी था। ये जवाब सुनकर सास भी चुप हो जाती। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि बहू अब पहले जैसी नहीं रही। एक रात अर्पिता ने छत पर खड़े होकर आसमान देखा। उसने खुद से कहा, मैं वापस आई हूं, लेकिन कमजोर बनकर नहीं। ये वापसी सिर्फ घर लौटने की नहीं थी, बल्कि खुद को पाने की थी। समय बीत रहा था और अर्पिता के लौटने के बाद घर की हवा वाकई बदलने लगी थी। अब बातें फुसफुसाहट में नहीं, साफ शब्दों में होने लगी थी। सास पहले जैसी तीखी नहीं रही। कमलेश जी ने भी अपने लहजे में वो कठोरता छोड़ दी थी जो कभी हर बात को जहर बना देती थी। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब मोहल्ले में एक पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया। वही पड़ोसी, वही रिश्तेदार जिनके सामने कभी अर्पिता की इज्जत पर सवाल उठाए गए थे, आज सब एक ही छत के नीचे थे। कार्यक्रम के दौरान किसी ने सहज ही पूछ लिया, बहू कुछ दिनों के लिए मायके क्यों चली गई थी? ये सवाल पहले अर्पिता के दिल को कपा देता, लेकिन आज वो शांत रही। उससे पहले कमलेश जी ने खुद आगे बढ़कर कहा, हमारी गलती थी, हमने बहू को समझने की कोशिश नहीं की। घर में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कमलेश जी समाज के सामने अपनी गलती स्वीकार करेंगे। सास की आंखें भर आई। उन्होंने भी कहा, बहू ने घर नहीं छोड़ा था, हमसे सम्मान की कमी हो गई थी। अर्पिता वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उसे लगा जैसे उसके दिल पर रखा भारी पत्थर धीरे धीरे हट रहा हो। ये वही समाज था जिसके डर से उसे सालों तक चुप रहना पड़ा था, और आज उसी समाज के सामने उसका सच बिना डर के रखा जा रहा था। राहुल ने चुपचाप अर्पिता का हाथ थाम लिया। उसे स्पर्श में भरोसा था। अब पीछे लौटने की जरूरत नहीं। कार्यक्रम के बाद कई औरतें अर्पिता के पास आई। किसी ने कहा, तुमने सही किया, तो किसी ने बस उसकी आंखों में देखकर सिर हिला दिया। अर्पिता समझ गई कि उसकी चुप्पी ने भले ही देर से, लेकिन बहुतों को बोलने की हिम्मत दे दी है। सास भी पहली बार गर्व से बोली, मेरी बहू मजबूत है। उस रात अर्पिता देर तक जागी रही। उसने सोचा, सम्मान की लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि हर उस औरत के लिए थी जो घर की चार दीवारी में अपनी आवाज खो देती है। आज उसे महसूस हुआ कि बदलाव मुमकिन है, बस कीमत चुकाने की हिम्मत चाहिए। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। ये परिवार अब आखिरी इम्तिहान की ओर बढ़ रहा था, जहां सिर्फ शब्द नहीं कर्म बोलने वाले थे। और अर्पिता जानती थी, अब वो किसी भी परीक्षा से डरने वाली नहीं है। घर में आज एक अजीब सी शांति थी। वो ना डरावनी खामोशी, ना ही तानों की चुभन। ये वो शांति थी जिसमें स्वीकार था, सीख थी और भविष्य की उम्मीद थी। कार्यक्रम वाले दिन के बाद से कमलेश जी और उनकी पत्नी सचमुच बदलने की कोशिश कर रहे थे। ये बदलाव दिखावे का नहीं था, उनके व्यवहार में धीरे धीरे उतरता हुआ था। सास अब अर्पिता को बहू नहीं बल्कि इंसान की तरह सुनती थी, और कमलेश जी जो कभी हर बात पर ऊंची आवाज करते थे, अब ज्यादा बोलने से पहले सोचते थे। एक शाम कमलेश जी ने पूरे परिवार को बैठाया। उनकी आवाज में ना आदेश था ना गुस्सा, बस साफ गोई थी। उन्होंने कहा, आज मुझे ये मानने में कोई शर्म नहीं कि हमने अपनी सोच में गलती की। अनुशासन के नाम पर हमने बहू का आत्मसम्मान चोटिल किया। सास की आंखें भर आई। उन्होंने अर्पिता की ओर देखकर कहा, अगर तुम हमें एक मौका दे दो तो हम सीखना चाहते हैं। अर्पिता कुछ पल चुप रही। ये वही घर था जहां उसकी आवाज दबा दी जाती थी। आज वही घर उसकी बात सुनने को तैयार था। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए था, बस इतना चाहती थी कि मुझे इंसान समझा जाए। राहुल ने उस पल महसूस किया कि उसका परिवार पहली बार एक साथ खड़ा है, किसी डर से नहीं बल्कि समझ से। उसने कहा, अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नियम एक तरफा नहीं होंगे, सम्मान सबका होगा।
कमलेश जी ने सिर हिलाया। ये सिर हिलाना स्वीकृति का था पूरी तरह। दिन बीतते गए, अब गलतियां भी होती थी, लेकिन उन पर ताने नहीं, बातचीत होती थी। अर्पिता ने अपनी नौकरी जारी रखी, अपनी पसंद से बाहर जाने लगी और घर के फैसलों में उसकी राय भी सुनी जाने लगी। सास कई बार उससे पूछती, आज क्या अच्छा बनेगा खाने में, और ये सवाल अर्पिता के लिए किसी जीत से कम नहीं था। एक रात छत पर खड़े होकर अर्पिता ने आसमान की ओर देखा। उसे याद आया कि कैसे कभी इसी घर में उसका दम घुटता था। आज वही घर उसे सांस लेने की जगह दे रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं जीती हूं, लेकिन किसी को हराकर नहीं, खुद को बचाकर। कहानी का अंत किसी तालियों से नहीं, बल्कि एक स्थिर मुस्कान से हुआ। वो मुस्कान जिसमें डर नहीं था, जिसमें ये भरोसा था कि अगर कभी हालात फिर बिगड़े तो अर्पिता चुप नहीं रहेगी। अब वो जान चुकी थी, सम्मान मांगा नहीं जाता, खड़े होकर लिया जाता है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।